हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स। नाम सुनते ही कुछ टेंशन सी बात, मतलब टेंशन सा लगने लगता है। फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स जितने सारे स्टूडेंट बीकॉम में है उसके लिए है, और ये इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 22 से 23 के लिए असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। देखो, इनकम टैक्स आप लोग सुने होंगे कि बहुत भारी है, ये है वो है, बड़ा रूल याद रखना पड़ता है, लॉ है, एक्ट सेक्शन है बहुत सारा। तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझ पे विश्वास बनाए रखो और पढ़ते चलो। सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलता चला जाएगा। कुछ भी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ मिलेगा, प्रिंट आउट करवाना है, अब भैया उसको देखते रहना है, सब कुछ क्लियर होता रहेगा। इतना कर सकते हैं आप लोग, तो टेंशन ना ले। अपने फ्रेंड लोग सबको भी बता दे कि हाँ, इनकम टैक्स स्टार्ट हो चुका है 22-23 के लिए। ओके, फिलहाल आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन से है। और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग देखते क्या है, एक ओवरव्यू होता है। किसका? पूरे चैप्टर का, आने वाले चैप्टर सब का एक ओवरव्यू होता है। कुछ टेक्निकल वर्ड सब होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल वर्ड नहीं जानोगे, जैसे एसएससी किसको बोलेंगे, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये टोटल इनकम किसको बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलेंगे, कैजुअल इनकम क्या होता है, टैक्स रेट क्या, ये सब अगर इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं। और देखना जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आगे जब आप चैप्टर डील करोगे ना, आगे का चैप्टर जब डील करोगे तो ये वर्ड सब आपको मिलेगा, फिर कंफ्यूज करेंगे ये चीज़ क्या होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन बेसिक कुछ टेक्निकल वर्ड सब है, उस सब के बारे में जानने का कोशिश करेंगे हम लोग। सिंपल एकदम, जैसे आप लोग अकाउंट पढ़ते हो उसी तरह से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। फर्क यही है कि वहां पे जर्नल एंट्री का रूल सब रहता था, डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, कौन सा अकाउंट खोलना है, वो सारा रूल सब देखते थे कि जर्नल एंट्री करने का रूल सब क्या होता है। इनकम टैक्स में कुछ नहीं भैया, इनकम टैक्स का अपना लॉ है, सिंपल वे में हम लोग याद करते चले जाएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम सिंपल, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली चलो। देखो, हमारे इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, वो दो तरह के हैं। टैक्सेशन सिस्टम जो है वो दो तरह के है। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, क्लियर, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। चलो हम इनडायरेक्ट टैक्स को ही पहले समाप्त कर दें। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग जीएसटी, नाम सुने होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो किसी गुड्स पे या सर्विस पे लगता है, जो किसी गुड्स पे या सर्विस पे टैक्स लगता है, और वो किसके अंदर आता है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। फिलहाल इधर आइए। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इनकम टैक्स, जो हमारा सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में और डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होता होगा। एक डिफरेंस हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा इजी वे में। हम पूरे साल, होल ईयर यानी कि पूरे साल 10 लाख रुपया अर्न किए। इनकम हमारी पूरे साल का इनकम कितना है? 10 लाख रुपया है। अब 10 लाख रुपया है तो ये हमारा इनकम टैक्स के अंदर आता है, इनकम टैक्स के अंदर आ गया।
अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया इस पर टैक्स दो। ये इनकम किसकी? तो हमारी। गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स कौन किससे लेगा? टैक्स किससे लेगा? तो हमसे। कुछ समझ में आया? यहां पे हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। यहां पे हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। बोला कि तुमने इतना रुपया कमाया, हाँ कमाया, चलो तुम टैक्स दे दो, टैक्स दे देंगे। यानी कि हमारी इनकम इतनी है तो हमसे ही गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो ये टैक्स का पेमेंट हम करेंगे। कहां से? कहीं से चोरी करके लाएंगे या किसी दूसरे के ऊपर बाजार देंगे कि नहीं भैया हम इतना रुपया कमाए, तुम टैक्स दे दो इस पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो जिस पर्सन का इनकम है वही पर्सन इस पे टैक्स देगा, वही पर्सन टैक्स देगा। तुम कमाए हो, तुमसे ही टैक्स लेंगे। ये इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को समझो। चलो गवर्नमेंट लिख दिए, गवर्नमेंट है। क्लियर? मिस्टर ए एक होलसेलर है, एक होलसेलर है। ध्यान सुनेंगे, एक होलसेलर है। किसका? कपड़े का। कपड़े का होलसेलर है ये। गवर्नमेंट कहता है कि भैया जितना कपड़ा तुम बेचोगे उस पर 6% तुम जीएसटी काटना। ध्यान से समझना इसको। गवर्नमेंट कहता है कि तुम जितना कपड़ा सेल करोगे उस पर तुम 6% जीएसटी काटना। जीएसटी हम तुमसे 6% लेंगे। मिस्टर ए को गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ये बोला कि हम ठीक है दे देंगे। अब मिस्टर ए से ये कपड़ा मिस्टर बी जो एक रिटेलर है उसने परचेज कर लिया। एक रिटेलर है ये, इसने परचेज कर लिया। जब मिस्टर ए मिस्टर बी को ये कपड़ा सेल किया 6% जीएसटी लिया होगा और ये 6% जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में जमा किया होगा। अब यहां पर देखो, गवर्नमेंट के नजर में कौन है? ए है। गवर्नमेंट के नजर में कौन है? ए है। गवर्नमेंट किसको जानता है? ए को जानता है। किससे टैक्स लेगा? ए से लेगा। लेकिन टैक्स का जो बर्डन है, जो भार है, कर भार है, कर भार, टैक्स का जो रुपया है, अमाउंट है, वो रुपया मिस्टर ए अपने जेब से नहीं दे रहा है। देखो ना, गवर्नमेंट बोला कि तुम जितना कपड़ा सेल करोगे उस पर 6% जीएसटी जमा करो। ये बोला कि ठीक है हम जमा कर दिया, जमा कर देंगे। ये जमा कर दिया। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को ये कपड़ा सेल कर दिया। अब मिस्टर ए मिस्टर बी से इस कपड़े पर जितना का सेल किया उस पर 6% जीएसटी इससे लेता है। तो जीएसटी बोले तो टैक्स का अमाउंट किससे कलेक्ट किया जा रहा है? मिस्टर बी से। मिस्टर बी भी दे दिया। किसको? ए को। अब यहां पे मिस्टर बी क्या करता है? कस्टमर को सेल करता है। किसको? कस्टमर्स को सेल करता है। ढेर सारे कस्टमर है। अब मिस्टर बी जिसको सेल करेगा ये हमारा फाइनल कंज्यूमर है। फाइनल कंज्यूमर, इसके बाद सेल नहीं होगा। इसके बाद सेल नहीं होगा। सेल यहां पर आप ये क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा। ये कपड़ा क्या होगा? ये लोग पहनने वाले हैं। मिस्टर बी क्या किया? जब सेल किया कंज्यूमर को तो ये भी 6% जीएसटी लगाया। देखो ये सेल किया 6% जीएसटी लगाया, ये भी सेल कर रहा है तो ये भी 6% जीएसटी लगाया। अब देखो ना, टैक्स का रुपया गवर्नमेंट को देने वाला कौन? मिस्टर ए। ये 6% दिया। 6% किससे कलेक्ट कर लिया? मिस्टर बी से। अब मिस्टर बी भी कलेक्ट कर रहा है किससे? कंज्यूमर से।
गवर्नमेंट किसको जानता है? ए को जानता है। क्या इसका कंज्यूमर को जानता है? कस्टमर को जानता है? नहीं। तो यहां पे जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स भार, कर भार जिसको बोलते हैं, टैक्स का जो बर्डन है वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इंपैक्ट जो है अलग अलग व्यक्ति पर पड़ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस एक व्यक्ति पे, लेकिन इंपैक्ट अलग अलग व्यक्ति पर पड़ रहा है। जब इंसिडेंस जानना और टैक्स का रुपया देने वाला दोनों सेम ही होता है, इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों सेम ही होता है, वह डायरेक्ट टैक्स में आता है, जिसके अंदर हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे। ज़्यादा घुमाना नहीं बात को। यहां पर देखो टैक्स का अमाउंट क्या होता है, टैक्स बर्डन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे पर, और फाइनल किसको पे करना पड़ता है? कस्टमर को, कंज्यूमर को, जो उपभोग किया है, यूज किया है। एक मार्कर भी हम लेते हैं ना, तो इस पर टैक्स देते हैं, हमको पता नहीं चलता कि इस पर हम टैक्स दिए या नहीं दिए। गए मार्केट से खरीद लिए, हमको पता ही नहीं चलता कि इस पर टैक्स दिए या नहीं दिए। लेकिन इनकम टैक्स में भैया जो बंदा अर्न करता है उसको पता रहता है कि हम टैक्स दिए हैं अपने इनकम पे। क्लियर? चलो, तो यहां पे डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन क्या होता है? शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है, एक व्यक्ति से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पे, और लास्ट में कहां जाता है? कस्टमर तक, जो फाइनल कंज्यूमर होता है वहां तक जाता है। यही टेक्निकल वर्ड से हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी होता है कि भैया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, बताओ। सीधे इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों जब सेम पर्सन पे पड़ता है तो डायरेक्ट टैक्स है, और जब दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, अलग अलग पर्सन पे होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। दैट्स इट। टैक्स लॉ, हम लोग इनकम टैक्स तो पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का जो लॉ है, जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ हम लोग इनकम टैक्स एक्ट का स्टडी कर ले, एक्ट का स्टडी कर ले 1961 का, 1961 का स्टडी कर ले, तो क्या हम लोग पूरे इनकम टैक्स को डील कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पर जो टैक्सेशन लॉ बना है, इससे बहुत सारी चीजें हैं, सब मिला करके टैक्स लॉ बनाते हैं, इनकम टैक्स लॉ बनाता है। अब वो कौन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट, और ये फाइनेंस एक्ट ईच एंड एवरी ईयर आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर। आपका असेसमेंट ईयर क्या है आप याद रखेंगे, असेसमेंट ईयर के बारे में बताएंगे कि असेसमेंट ईयर क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होती है, वो सारा चीज बताएंगे। आपका असेसमेंट ईयर 22 से 23 है। तो यहां पे फाइनेंस एक्ट, जब पिछले साल इनकम टैक्स पढ़ाए थे तो वहां पे फाइनेंस एक्ट हमारा 2020 था अब है, और वहां पे असेसमेंट ईयर 21 से 22 था। अब यहां पे क्या है हमारा 21 होगा। ये ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता है, ये फाइनेंस एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। चलो पहले तीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ये तीनों चीज क्या है, इस तीनों के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। क्लियर? इनकम टैक्स एक्ट ये एक तरह से कानून है, एक बुक है, समझो ना, एक बुक है। उस बुक में लिखा हुआ है कि कौन सा इनकम टैक्सेबल है, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है, कितना रुपया माफ है, कितना रुपया माफ नहीं है। ये सिर्फ बताता है, लिखा हुआ है उसमें, एक्ट में लिखा हुआ है कि कितना इनकम टैक्स
एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, किसको टैक्स देना होगा, किसको टैक्स नहीं देना होगा। ये चीज लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है। ये एक्ट कहता है क्या है क्या नहीं है, ये एक्ट में बताया गया है। इनकम टैक्स रूल कहता है कि अगर वो टैक्सेबल है तो कितना तक, रूल कहता है कितना तक, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कितना रुपया होगा, कितना अमाउंट होगा। यह कहता है क्या है, यह कहता है कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये रूल के बारे में बताता है। ये रूल के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे निकालोगे, ये रूल दिया हमें, इनकम टैक्स रूल। क्या है और क्या नहीं है, तो ये सारी चीज कहानी, सारी कहानी तो इसमें है, लेकिन कैसे, तो ये बताता है रूल, ये बताता है हमें रूल। दोनों चीज समझ में आ गया, क्या है क्या नहीं सॉरी, क्या है और क्या नहीं है, यह हमें एक्ट बताता है। कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे निकालेंगे, यह हमें रूल बताता है। एक्ट में क्या है क्या नहीं है, तो यह एक्ट बताता है, लेकिन रूल क्या कहता है, हाउ टू कंप्यूट, कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे, यह रूल बताता है। अब यहां पर रूल को पूरा खोल के देखना नहीं है हमें ओवरव्यू देना है। फाइनेंस एक्ट क्या कहता है। प्रत्येक साल आप लोग देखते होंगे कि बजट पास होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अपना बिल लेके जाता है पार्लियामेंट, सारा चीज A to Z अपना बहस होता है, सारे सांसद बैठे रहते हैं, पूरा बस हो रहा है, बिल लेके जाता है फाइनेंस मिनिस्टर, क्या बदलाव करना है क्या नहीं बदलाव करना है, टैक्स में भी, टैक्स में। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बिल लेकर के पार्लियामेंट पहुंचता है, उस पर बहस होती है, ठीक है। बहस होने के बाद दोनों सदनों से, यानी कि बोथ हाउसेज, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज, दोनों सदनों से इस बिल पर सारे संसद का सहमति बन जाता है, तब लास्ट में प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति का सहमति लिया जाता है, वो साइन करता है, और जब वो अपना सहमति दे देते हैं तब ये हमारा बन जाता है फाइनेंस एक्ट। कुछ समझ में आया? कौन बिल लेके जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। बहस होती है दोनों सदनों से, ये बिल अगर पास हो जाता है तब लास्ट में किसकी सहमति चाहिए? प्रेसिडेंट्स का। अगर उसकी सहमति मिल जाती है देन ये हमारा बन जाता है फाइनेंस एक्ट। क्लियर? फाइनेंस एक्ट। तो इनकम टैक्स जो लॉ है उस लॉ में फाइनेंस एक्ट भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट तो आता ही आता है, रूल आता ही आता है, इस एक्ट का भी स्टडी इस लॉ में होता है। तीनों क्लियर है? ओके। अब चलते हैं हम लोग सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, 4 नंबर पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये सीबीडीटी जारी करता है। सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का माय बाप है। जैसे बैंक का माय बाप कौन है? आरबीआई है। बैंक का माय बाप कौन है? सर्वे सर्वा कौन है? आरबीआई है। उसी तरह से डायरेक्ट टैक्स का माय बाप कौन है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन।
और ये इशू किसके द्वारा किया जाता है? सीबीडीटी के द्वारा। ये इशू किसके द्वारा किया जाता है? सीबीडीटी के द्वारा। कभी कभी होता क्या है कि टैक्स पेयर, जैसे हम टैक्स पेयर हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स अथॉरिटी जो होते हैं, असेसिंग ऑफिसर, हमारे और उनके बीच कोई मतभेद हो जाता है किसी इनकम को लेकर के या किसी पॉइंट को लेकर के डिस्कशन होती है। ठीक है, किसी पॉइंट को लेकर के क्या होती है? डिस्कशन होती है। तो ऐसे केस में सीबीडीटी क्या करता है? जारी करता है कि देखो, टैक्स पेयर बोले तो एसएससी और असेसिंग ऑफिसर, इन दोनों के बीच किसी पॉइंट को लेकर के विवाद होता है। तो इसके थ्रू क्या करता है? सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन के थ्रू उस डॉट को क्लियर किया जाता है। उस डॉट को क्या किया जाता है? क्लियर किया जाता है। ओके, तो ये सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन भी हमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद आते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन, अब ये नोटिफिकेशन क्या होता है? जो चेंजेस लाना है वो तो फाइनेंस एक्ट के, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बिल के थ्रू तो लाता ही लाता है। लेकिन मान लो तो बजट तो फरवरी में निकलता है, फरवरी में पेश होता है, फरवरी मार्च में। लेकिन उसके बाद अगर इस एक्ट में कोई भी चेंजेस लाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज लाना चाहता है या हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज लाना चाहता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी जितने हैं वो सब कोई चेंज लाना चाहता है, चेंज ला भी दिया तो अगले साल का इंतजार करो? नहीं, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे रिलीज कर दिया जाता है गजट में। देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने सारे कानून लाते हैं, उसे रिलीज करता है कहां पे? गजट के थ्रू। भारत का जो गजट पैनल है उसके थ्रू रिलीज किया जाता है, बताया जाता है, नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये कानून आया, ये कानून आया, ये कानून आया है, तो गजट के थ्रू। ओके, तो नोटिफिकेशन उसको बोलते हैं। एक और है जो हमें ध्यान रखना है, जुरिडिकल डिसीजंस। जो जज लोग होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज लोग होते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी केस उसके पास, मतलब उनके पास जाता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी केस उनके पास जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहां पे जो डिसीजन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोई भी डिसीजन दिया जाता है, ओके, तो वो डिसीजन क्या बन जाता है? इनकम टैक्स लॉ में आ जाता है। ओके, वो डिसीजन क्या, जुडिकल डिसीजन होगा। ओके, तो वो लॉ में शामिल कर लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन वो भी हमारे लॉ में शामिल होता है। तो ये कुछ पॉइंट था जिसे हमें ध्यान में रखना था। ओके, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लेंगे पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको इनकम टैक्स पढ़ना है तो भैया इनकम टैक्स में ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में, यानी कि सारे मिल करके इनकम टैक्स लॉ बनाता है। लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना पड़ता है। क्लियर? लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना पड़ता है। क्लियर? चलिए, यहां तक हम लोगों का क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये सारे नोट्स में मिल जाएगा आपको। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो नीचे में नोट्स दिया हुआ है, उन नोट्स खोल लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एप्लीकेशन का लिंक, हमारे एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कीजिए और आके देखिए। ठीक है? सारे यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी, पहले स्टेट ढूंढो, स्टेट के अंदर जाओ, आपका यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो। जैसे ऑल यूनिवर्सिटी इन बिहार कैटेगरी बना होगा, ऑल यूनिवर्सिटी इन झारखंड, ऑल यूनिवर्सिटी इन यूपी, इस तरह से बना होगा, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। देखो, सिंपली समझना है क्या सब हम लोग अभी तक समझे। अभी तक हम लोग क्या सब समझे उस पर बात कर ले। तो टैक्सेशन सिस्टम दो तरह के, ओके, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या देखा?
जिसका इनकम है वही टैक्स देगा अपने पॉकेट से, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या देखें कि टैक्स का जो बर्डन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे पर शिफ्ट होते चला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हम लोग जीएसटी का स्टडी करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, और डायरेक्ट टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे। इनकम टैक्स जो लॉ बना उसमें कितने पॉइंट, 5 पॉइंट हम आपको बताए। कौन कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट बनाए, ये क्या कहता है क्या नहीं है। इनकम टैक्स रूल क्या कहता है, कैसे हाउ टू कंप्यूट, कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या रूल है उसका, निकालने का क्या रूल है वो। फाइनेंस एक्ट ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता है, आपको पता ही है। फाइनेंस एक्ट हमारा क्या है, 2021 है हमारा। जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बिल पार्लियामेंट में पेश करता है, डिस्कशन होता है, बोथ हाउसेस पार्लियामेंट के दोनों सदनों से जब पास हो जाता है तो लास्ट में राष्ट्रपति का सहमति लेना होता है। जब सहमति मिल जाता है तो वही हमारा बन जाता है फाइनेंस एक्ट। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, ये सीबीडीटी इश्यू करता है। ओके, कोई भी डाउट होता है एसएससी और असेसिंग ऑफिसर के बीच या टैक्स अथॉरिटी के बीच, तो उसको क्लियर करने के लिए सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन इशू किया जाता है। जुडिकल डिसीजन, नोटिफिकेशन बीच में कोई भी चेंज लाता है, टैक्स अथॉरिटी या गवर्नमेंट कोई भी चेंज लाना चाहता है, एक्ट में बदलाव करना चाहता है, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद जुडिकल डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है वो एक्ट बन जाती है, लॉ में शामिल कर लिया जाता है। ओके, चलिए इतना तक तो हो गया। अच्छा सर, इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनो, ओवरव्यू। ये बंदा टैक्स पेयर है, आई मीन इसका इनकम है। जिसका इनकम वही टैक्स पेयर इनकम टैक्स में, जिसका इनकम वही टैक्स पेयर इनकम टैक्स में। क्लियर? दो बातें होती है, इनकम तो पहले अर्न करेगा, ये अर्न किया। दूसरा, ये टैक्स पेड करेगा, किस पे? इस इनकम पे। किस पे? इस इनकम पे टैक्स पेड करेगा। ओके, इस बंदे का इनकम अर्न किया, ये बंदा अर्न किया इनकम, इस इनकम पर टैक्स पेड करेगा, गवर्नमेंट को देगा। सिंपल सी बात है। अर्न किया है 2021 से 22 में, 2021 से 22 में अभी तो कमा ही रहा है। पहले तो पूरे साल कमाने दो, उसके बाद टैक्स देंगे, उसके बाद टैक्स देंगे, इसका मतलब अगले साल टैक्स देंगे। अब ये टैक्स जो पेड करेगा कौन से ईयर में? 2022 से 23 में। तो क्लास लेंदी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, टेंशन ना ले, लेकिन समझने का कोशिश करें। तो कमाया 21-22 में और टैक्स पेड करेगा कब? 22-23 में। पहले ईयर समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हिंदी में इसको बोलते हैं गत वर्ष। नोट्स में देखोगे तो मिल जाएगा आपको गत वर्ष। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में अलग अलग नोट होता है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो आप तो देखो नीचे में हिंदी नोट्स और इंग्लिश नोट्स करके बना होगा, उसको खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। हिंदी वाले के लिए हिंदी में और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में, सेम चीज रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर इसको बोलते हैं गत वर्ष। अब बताओ, जिस ईयर में उसने इनकम अर्न किया उस ईयर को क्या बोले? गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। और टैक्स दिया है ये 22 से 23 में, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष। 2 पॉइंट क्लियर हो गया।
2 पॉइंट क्लियर हो गया। जो टैक्स पेयर है उसको इनकम टैक्स में एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है जिसका नाम है एसएससी। इस बंदे को क्या बोलेंगे? एसएससी, करदाता। करदाता, ये भी क्लियर हो गया। तो 3 वर्ड आपके पास क्लियर है, प्रीवियस ईयर भी क्लियर, असेसमेंट ईयर भी क्लियर और करदाता भी क्लियर। जिस ईयर में इनकम अर्न किया गया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में उस प्रीवियस ईयर वाले इनकम पर टैक्स दिया जाएगा उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। तो जिस ईयर में टैक्स पेड किया जाता है उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। और ये 12 महीने का है, देखो ना ये कभी भी किसी भी कीमत पे 12 मंथ से कम नहीं होगा। किसी भी कीमत पे जितना भी दम लगा लो ये 12 मंथ से कम नहीं हो सकता है, कभी भी, कभी भी। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ कि असेसमेंट ईयर क्या 12 महीने से कम हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर आपसे यह पूछ दे कि बताओ प्रीवियस ईयर क्या आपका 12 महीने से कम का हो सकता है? हो सकता है, यह हो सकता है, लेकिन यह कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, ये 12 मंथ से कम हो सकता है लेकिन यह कभी भी कम नहीं होता है। तो प्रीवियस ईयर आगे चल के बात करेंगे, इसमें सारा नोट्स में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन अभी। तो असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का वर्ष यानी कि ठीक पूर्व का वर्ष जिसमें इनकम अर्न किया गया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये हमारा 12 महीने से कम का भी हो सकता है। अरे भैया, इनकम जब हम अर्न किए तो कोई ज़रूरी है कि 1 अप्रैल से ही हम इनकम अर्न करना स्टार्ट करेंगे? ये क्या ये फिक्स है? नहीं। अप्रैल में नहीं हुआ तो मई में करेंगे, जून में करेंगे, जुलाई में भी करेंगे, तो ये होगा। ये 12 महीने से कम का हो सकता है, नो डाउट। लेकिन आपका असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम का नहीं होगा। 12 महीने से कम का नहीं हो सकता है क्योंकि उस ईयर में तो हम टैक्स देते हैं। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022, 31 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ओके, एसएससी का भी डेफिनेशन एक लंबा चौड़ा दिया हुआ है, देखेंगे नोट्स में जाकर के। फिलहाल 3 वर्ड आप याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और एसएससी। अब यहां पे आई बात क्या है? इनकम की। इनकम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ओके, नीचे में नोट्स है, तो नोट्स अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं, अगर एप्लीकेशन ने डाउनलोड किया तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, या प्ले स्टोर पे जाओ ना, पीके देव क्लास सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। पीके देव क्लास, यानी पीके क्लास सर्च कर देना, पीके देव क्लास। ओके, सर्च करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। हम अपने नोट्स में दे दिए इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इनकम हमें बोले तो एसएससी, इनकम बोले तो एसएससी, एसएससी का इनकम, एसएससी इनकम, एसएससी को इनकम या तो कैश में मिल सकता है, नगद रुपया में मिल सकता है, या किसी फॉर्म में मिल सकता है, इन कैंड किसी वस्तु के रूप में भी मिल सकता है। सैलरी तो हमें मिल ही रहा है, मान लो कि 20,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है तो 20,000 रुपया कैश तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हमारा मालिक, एम्प्लॉयर, मालिक सैलरी के बदले में बोला कि ले जा ये 20,000, 30,000 का फ्रिज है 20,000 में तुमको दे दिए, ले जा, वस्तु के रूप में मिल गया, तो कैश में भी हो सकता है और इन कैंड में भी हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इनकम हमारा नोशनल इनकम भी हो सकता है, काल्पनिक आय जिसको बोलते हैं, जो हमें पता ही नहीं चला कि हमारा इनकम है, हमें पता ही नहीं चला। अब कैसे नहीं पता चला? जिस मालिक के पास हम जॉब करते थे, एम्प्लॉयर के पास, उसने हमको रहने के लिए एक मकान दे दिया, एक फ्लैट दे दिया फ्री में, तो हम तो बोलेंगे वो फ्री में ही मिला है, इसमें क्या है। लेकिन भैया इनकम टैक्स लॉ कहता है वो तुम्हारा बेनिफिट है, उस पर भी टैक्स लेंगे तुमसे। अगर तुमको मालिक नहीं देता तो आज तुम दूसरे
कि फ्लैट में जाते, वहां पर रेंट पेड करके तब रहते, लेकिन वो रुपया तो आपका बच गया। जो दूसरे के यहां जाते और लेकर रहते, वो रुपया तो आपका बचा। तो बचा तो क्या? इनकम, जो हमारे पॉकेट में नहीं आया, लेकिन एक फैसिलिटी के रूप में हमें इनकम मिला। नोशनल इनकम उसको बोलते हैं। क्लियर? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इनकम टैक्स में कोई जरूरी नहीं है कि सारे इनकम हमारा टैक्सेबल ही हो, सारे के सारे इनकम हमारा टैक्सेबल ही हो। कोई गिफ्ट दे गया, मालिक से हमें गिफ्ट मिला, हमें मिला गिफ्ट, वो तो हमारा इनकम, तो क्या वो टैक्सेबल ही होगा? नहीं, सारे के सारे इनकम टैक्सेबल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम हमारा लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। इनकम हमारा लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। 4 पॉइंट हम आपको बता दिए। इनकम हमें कैश के रूप में भी मिल सकता है या किसी वस्तु के फॉर्म में भी मिल सकता है। दूसरा, नोशनल इनकम भी इस इनकम में शामिल होता है, जो एक्चुअली हमें पॉकेट में तो नहीं आया लेकिन फैसिलिटी के रूप में मिला। तीसरा, सारे इनकम को जरूरी नहीं कि वो टैक्सेबल ही हो, सारे इनकम टैक्सेबल ही हो, ये जरूरी नहीं है। चौथा पॉइंट हमने आपको क्या बताया कि इस इनकम में, ये इनकम हमारा लीगल हो सकता है या इलीगल हो सकता है। इनकम टैक्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है, कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। क्या सर मैं चोरी करके लाऊं चोरी करके लाऊं और उस पर टैक्स दे दूं? बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, उसको जेल भेजने से कोई लेना देना नहीं है भैया। उसको आप अपने इनकम पर टैक्स दे दो, वो खुश हो जाएगा। हाँ, चोरी किए हो तो प्रशासनिक है, प्रशासन है, वो ले जाएंगे उठा करके, ठीक है, वो ले जाएंगे आपको उठा करके, वो दूसरा चीज है। ओके, 5 नंबर में जितने सारे रेवेन्यू नेचर के रिसीट होते हैं, रेवेन्यू नेचर, जितने रेवेन्यू इनकम है हमारा, रेवेन्यू आयगत, वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। जब तक आपको ये लिख के ना दे दे कि ये रेवेन्यू आय एग्जम्प्ट है, तब तक उसको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। एक्ट में लिखा हो कि ये रेवेन्यू आय आपका एग्जम्प्ट होगा तो ही एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज रेवेन्यू इनकम आपका टैक्सेबल 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 ही होगा, टैक्सेबल 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 ही होगा। उसी तरह से कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति, जो पूंजीगत प्राप्ति होती है, कैपिटल रिसीट होती है, वो सारे के सारे एग्जम्प्ट होते हैं, सारे के सारे एग्जम्प्ट होते हैं। जब तक आपको ये ना बोल दे कि नहीं ये कैपिटल रिसीट आपका टैक्सेबल होगा, कैपिटल रिसीट आपका टैक्सेबल होगा, तब तक आप उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। बोलेगा कैपिटल रिसीट ये टैक्सेबल है तो ही टैक्सेबल, अदरवाइज उसको एग्जम्प्ट 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 करते चले जाएंगे। और रेवेन्यू में क्या बताएं, रेवेन्यू इनकम हमारा क्या है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। जब तक ना बोल दे कि ये एग्जम्प्ट, तब तक एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। क्लियर? ये हो गया। इनकम में लॉस भी शामिल है। इनकम का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से है। इनकम का मतलब आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से है भाई। ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस दोनों की बात होती है इसमें। क्लियर? एक 8 नंबर पॉइंट है, ये भी देख लें। एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगता है, एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। इस ईयर में जो हम कमाए सैलरी, मान लो कि उससे 20,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का हमारा सैलरी बन रहा है 2,40,000, वो हमें 2 ही लाख दिया, 2 लाख दिया, ओनली 2 लाख, 40,000 तो ड्यू रह गया। तो ड्यू जो रह गया 40,000 रुपया और ये 2 लाख हमें रिसीट हो गया। तो टैक्स कितना पर देंगे? तो टैक्स हम 2,40,000 पर देंगे, भले उससे हमको रुपया नहीं मिला है 40,000। तो ये रिसीट बेसिस पर और ये ड्यू बेसिस पर, कैश बेसिस और ड्यू बेसिस पर टैक्स मिल गया। लेकिन यही इनकम जब हमें अगला साल मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, अगले साल, तो क्या इस 40,000 पर टैक्स देंगे? बिल्कुल नहीं। एक ही बार आपको एक इनकम पर टैक्स देना, चाहे वो कैश बेसिस हो या ड्यू बेसिस हो, कैश बेसिस ड्यू बेसिस। क्लियर? एक ही बार आपको टैक्स देना है। इनकम टैक्स में जो टैक्स लगाने का स्कीम जो है ना, ओके, एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस पर है, एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस पर है। कैश बेसिस पर भी लगता है और एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस बोले तो ड्यू बाकी रह गया, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। तो ये कुछ इनकम के कॉन्सेप्ट थे, ये हमारा दिया हुआ है, ओके।
तो आज के क्लास में हम लोग क्या सब पढ़े भाई, एक सेकंड। आज के क्लास में हम लोग क्या देखे, छोटा क्लास था, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिपीट कर देते हैं। टैक्सेशन सिस्टम देखे, डायरेक्ट टैक्स देखे और इनडायरेक्ट टैक्स देखे। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। उसके बाद टैक्सेशन इनकम टैक्स लॉ देखे, इनकम टैक्स लॉ में क्या सब आता है, तो इनकम टैक्स एक्ट भी आता है, इनकम टैक्स रूल भी आता है, फाइनेंस एक्ट भी आता है, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन भी आता है जो सीबीडीटी के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, ज्यूरिडिकल डिसीजन आता है। ये 5-6 पॉइंट आते हैं, तब जाकर के इनकम टैक्स लॉ बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग एसएससी के बारे में पढ़े। एसएससी क्या है, टैक्स पेयर होता है। प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे, जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलेंगे, जिस ईयर में टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यहां तक क्लियर। उसके बाद कुछ इनकम का कॉन्सेप्ट देखे। इनकम हमारा कैश में भी हो सकता है या किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है, सर्विस के रूप में, नोशनल इनकम भी हो सकता है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इनकम टैक्सेबल ही हो। ओके, इनकम में लीगल और इलीगल में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। ओके, रेवेन्यू इनकम हमेशा टैक्सेबल होगा जब तक ना बोल दे कि एग्जम्प्ट है। कैपिटल रिसीट हमारा हमेशा एग्जम्प्ट होगा जब तक ना बोल दे कि ये टैक्सेबल है। ओके, उसके बाद इनकम में लॉस भी शामिल है। इनकम टैक्स ड्यू बेसिस बोले तो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, दोनों में से किसी एक बेसिस पे या दोनों बेसिस पे चार्ज होता है। क्लियर, जो आपको अच्छा लगे। तो जनरली एक्रूअल बेसिस पे ही चलता है। ओके, तो यहां तक हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर इसकी बात करेंगे, असेसमेंट ईयर की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, एसएससी की बात करेंगे। ये सारे पॉइंट सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब चार्जिंग सेक्शन देख लेंगे, तब उसके बाद ये सब हम लोग बात करेंगे। ओके, एसएससी कौन होता है, एसएससी एक पर्सन होता है, पर्सन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन पर्सन होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे टोटल इनकम किसको बोलते हैं, ग्रोस टोटल इनकम किसको बोलते हैं, इनकम के सोर्सेज कितने होते हैं, कहाँ कहाँ से हम एक बंदा इनकम अर्न कर सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि एक एसएससी को यानी कि पर्सन को कितना तक टैक्स नहीं देना पड़ता है, कितना एग्जम्प्ट है, मैक्सिमम लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना अमाउंट तक एग्जम्प्ट होगा, ये सारा चीज़ सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टैक्स का रेट देखेंगे, स्लैब जो दिया गया है। ओके, 5%, 20%, 30%, किसको किसको को कितने इनकम पर कितना परसेंट के दर से टैक्स देना पड़ता है, ये सारा चीज़ इंट्रोडक्शन में ही हम लोग देखने वाले हैं। सो आप टेंशन ना ले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्जिंग सेक्शन से देखेंगे। ओके, तो आज इंट्रोडक्शन था। क्लियर। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आके हमारे एप्लीकेशन में देखिए। ठीक है, सारा नोट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो मेन होता है क्या, हम तो समझाने का कोशिश करते हैं, समझा दिए। ठीक है, लेकिन नोट्स रहता है, अब एक बार समझ लिए, नोट्स एक बार पढ़ लेंगे, बस हो गया, क्लियर है। कभी भी रिवाइज करना है, नोट्स खोलेंगे पढ़ेंगे, नोट्स खोलेंगे पढ़ेंगे, बस हो गया, दैट्स इट। ओके, चलिए ठीक है, ओके बाय।